ईरान हमास की मदद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमेरिका ये नहीं चाहता। उसे मालूम है कि अगर इस युद्ध में ईरान की एंट्री हुई तो ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा और इसमें अमेरिका को आना ही पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई भले ही हमास की मदद के लिए इजराइल पर हमला करने के इशारे दे रहे हों, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसकी बड़ी वजह है खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने। इजराइल हमास जंग से काफी समय पहले से ही इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों की मौजूदगी है। ये बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। इसी वजह से इजराइल पर उसके पड़ोसी हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन में 3000 अमेरिकी सैनिक, सऊदी अरब में 3 से 4,500 अमेरिकी सैनिक, सीरिया में 2000 अमेरिकी सैनिक, इराक 2500 से 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 3 से 4000 अमेरिकी सैनिक, बहरीन में 7000 अमेरिकी सैनिक, कतर में 13000 अमेरिकी सैनिक, यूएई में 5000 अमेरिकी सैनिक और ओमान में 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। और यही नहीं, अमेरिका ने हाल ही में अपने 2000 सैनिकों को और भेजा है। यानी एक तरह से ईरान ही नहीं, अगर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इजराइल पर जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सैनिक उस जमीनी हमले का भी जवाब दे सकते हैं। हालांकि सवाल सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का ही नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी भी ईरान की परेशानी है। वर्ल्ड मैप के जरिए हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने कहां मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम आपको इजराइल की लोकेशन दिखाना चाहते हैं। अगर हम इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को केंद्र मान लें तो यहां से टर्की में अमेरिका के 2 एयरबेस हैं। भले ही टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन हमास के समर्थन में दिख रहे हों, लेकिन खुद टर्की में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। यही नहीं, टर्की नाटो का सदस्य भी है। इसी तरह से इजराइल के पड़ोसी मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिकी नौसेना का ठिकाना है। जॉर्डन में भी अमेरिकी एयरबेस है। सीरिया में अमेरिकी सेना का एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर है। इराक में अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक सेंटर और 2 एयरबेस हैं। जॉर्डन के दक्षिण में सऊदी अरब है और यहां पर अमेरिका के 3 एयरबेस और 2 नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डे हैं। इसी तरह से ओमान में अमेरिका के 4 एयरबेस और 2 नेवल बेस हैं। यूएई में अमेरिका के 2 नेवल बेस हैं और 1 एयरबेस है। कतर, बहरीन और कुवैत में कुल मिलाकर अमेरिका के 7 एयरबेस और नेवल बेस हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिका के वॉरशिप्स भी तैनात हैं। हाल ही में अमेरिका ने भूमध्य सागर पर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो ईरान का इजराइल पर हमला करना बहुत मुश्किल है और अगर ईरान ये कदम उठाता है तो अमेरिका उसको तुरंत जवाब देने में सक्षम है। इससे ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मौजूद सैन्य अड्डों पर हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट और कुछ पर तो मिसाइल्स भी हैं। यानी युद्ध के शुरुआती चरण को जीतने का साजो सामान अमेरिका ने पहले से ही अपने सैन्य ठिकानों पर रखा हुआ है। इससे एक बात साफ है कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में भले ही ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को युद्ध के लिए उकसा रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मिडिल ईस्ट का कोई भी देश फिलहाल इजराइल हमास युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वजह साफ है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सैन्य दबदबा है। अगर कोई देश युद्ध में उतरेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ तुरंत मोर्चा खोल देने में सक्षम है। यही वजह है कि जब ईरान जैसे देश अमेरिका को धमकाते हैं या धमकाने की कोशिश भी करते हैं तो
तो अमेरिका उन्हें हमले की खुली चेतावनी देता है और खुलकर इजरायल के हमलों का समर्थन करता है। Israel has the right, and I would add responsibility, to respond to the slaughter of their people. And we will ensure Israel has what it needs to defend itself against these terrorists. That's a guarantee. We also have to remember that Hamas does not represent, let me say it again, Hamas does not represent the vast majority of the Palestinian people on the Gaza Strip or anywhere else. Hamas is hiding behind Palestinian civilians. What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. I think we should be incredibly careful. I think not we, the Israelis should be incredibly careful to be sure that they're focusing on going after the folks that are propagating this war against Israel. And it's against their interest when that doesn't happen. 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। हमास के आतंकियों ने खास तौर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था। उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर भी हमले किए। हमास के आतंकियों ने अपने हमले में बर्बरता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। इन आतंकियों ने कई नागरिकों को अगवा भी कर लिया था। अब भी कई नागरिक हमास के आतंकियों के बंधक बने हुए हैं। हमास के हमलों को ईरान, टर्की और पाकिस्तान जैसे देश इजरायल के जुल्मों का जवाब बता रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि हमास ने यह हमला अपनी विचारधारा की वजह से किया, लेकिन अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास का यह हमला वेल प्लान्ड हमला था और इसके लिए हमास के आतंकी काफी समय से आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के 500 से ज्यादा आतंकियों ने आतंकी हमले की ट्रेनिंग ईरान में ली थी। हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को यह ट्रेनिंग ईरान की कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने दी थी। कुद्स फोर्स ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक हिस्सा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की देखरेख में ही आतंकियों को इजरायल पर हमला कैसे और कब करना है, इसके बारे में बताया गया था। यही नहीं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सुरक्षा अधिकारियों ने ही इजरायल पर हमले की अनुमति दी थी। हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को हमला करने की अनुमति लेबनान की राजधानी बेरूट में दी गई थी। बेरूट में इन आतंकियों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। आतंकियों की यह बैठक 7 अक्टूबर को हुए हमले से 5 दिन पहले हुई थी। हमास, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों की इस बैठक में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हुए थे। इस रिपोर्ट से ही समझ में आता है कि आखिर हमास के हमलों को निंदा ना करने वाले ईरान और लेबनान इजरायल के हमलों के बाद उसकी निंदा क्यों करने लगे। यही नहीं, लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने तो इजरायल की सेना को व्यस्त रखने के लिए लेबनान सीमा पर ही हमले शुरू कर दिए थे। आपको यहां बताना जरूरी है कि हमास, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह, इन तीनों आतंकी संगठनों को ईरान की ओर से ही पैसा और हथियार मुहैया करवाए जाते हैं।